अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 2 उसको आज हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इसको नोट कर लें। बाब नंबर 2 है तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। यानी कि पाकिस्तान के हवाले से जो तहरीकें चली, ठीक है, और फिर पाकिस्तान का क़याम किस तरह हुआ, तो ये है आज का चैप्टर तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। और इसके सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बाब 2 तहरीके पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान, तो ये चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान की पहली आइन साद असम्बली की तश्कील कैसे हुई? इसका जवाब है 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास मुनअक़द हुआ, जिस में क़ायद आज़म को इसका पहला सदर मुंतखब किया गया। क़ायद आज़म ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद
ने आपसे हलफ लिया। मौलवी तमीज़ुद्दीन असेंबली के पहले स्पीकर मुंतखब हुए। पाकिस्तान की पहली असेंबली 69 अरकान पर मुश्तमिल थी। बाद में इसकी तादाद 79 हो गई। तो ये बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। सवाल नंबर 2 है, करारदाद पाकिस्तान कब और कहाँ मंजूर हुई? करारदाद 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मंजूर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, करारदाद लाहौर किस ने पेश की? इसका जवाब है शेर बंगाल ए के फजलुल हक ने पेश की। आगे क्वेश्चन नंबर 4, करारदादे पाकिस्तान मतन
बयान कीजिए। नंबर 1, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में ये करार पाया कि कोई आईनी मंसूबा इस मुल्क में मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। जब तक उसमें मंदरजा झैल उसूल वज़ा न किए जाएंगे। कौन कौन सी है? जोग्राफियाई लिहाज से मुत्तसिल वहदतों नए खित्तों की सूरत में मुनासिब इलाकाई हदबंदी की जाए, यानी जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, उनको खुद मुख्तार रियासतों में तश्कील किया जाए। नेक्स्ट है नंबर 2, हिंदुस्तान
की तकसीम के बाद इन वहदतों और खित्तों में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ एहतमाम किया जाए। नंबर 3, जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। तो ये बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने याद करना है। इसके 3 पॉइंट हैं। नंबर 1, जोग्राफियाई लिहाज से मुत्तसिल वहदतों के नए खित्तों की सूरत में मुनासिब इलाक़ाई रद्द-ओ-बदल के साथ हदबंदी की जाए, यानी जिन इलाक़ों में मुसलमानों की अक्सरियत है उनको खुद मुख्तार रियासतों में तश्कील दिया जाए। नंबर 2, हिंदुस्तान की तकसीम के बाद इन वहदतों और खित्तों में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का एहतमाम किया जाए। जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं उनके हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। सवाल नंबर 5 है, काबीना मिशन प्लान 1946 के मेंबरान के नाम तहरीर कीजिए। नंबर 1, सर स्टफर्ड क्रिप्स। नंबर 2, A.V. अलेक्जेंडर। नंबर 3, सर पैथिक लॉरेंस। ये काबीना मिशन प्लान के 3 मेंबरान के नाम हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर ए.वी. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। बुरी हुकूमत में शामिल
4 मुस्लिम लीगी गुजरा के नाम लिखिए। नंबर 1 नवाब ज़ादा लियाकत अली खान। नंबर 2 सरदार अब्दुर्रब नश्तर। नंबर 3 आई चंद्रिकर। और नंबर 4 राजा गजनफर राजा गजनफर अली खान। ये 4 नाम आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रेड क्लिक की गैर मुनसफाना तकसीम से कौन से मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके भारत के पास चले गए। ज़िला गुरदास गुरदासपुर की 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट, और बटाला के अलावा ज़िला फिरोज़पुर की तहसील ज़रा और बाज़ दूसरे मुस्लिम
अक्सरियत वाले इलाके भारत के हवाले कर दिए गए। तो ये सारे इलाके मुसलमानों के अंडर थे, लेकिन जो रेड कल्फ था इसने भारत से रिश्वत लेकर और बहुत से इलाके मुसलमानों के, जो पाकिस्तान के हवाले से जो एक मैप बना था, नक्शा बना था कि कौन कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में आपने रखना है, तो हिंदुओं के पैसों की लालच में आकर और रेड कल्फ ने गैर मुनसिफाना तकसीम करते हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है वह उनको चे जाए कि वो पाकिस्तान के साथ मिलाते, उसने इंडिया के साथ मिला दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्नीस सौ 56 के आइन की पांच इस्लामी दफ़ात तहरीर कीजिए। 1965 में जो आइन बना था तो उसकी 5 जो दफ़ात बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें थे इसमें शामिल थी। इस आइन में मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। नंबर 2, सदर का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। नेक्स्ट, अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम किया गया और इख्तियारात को कुरान और सुन्नत की हदूद में रहकर इस्तेमाल करने का
अज़्म दोहराया गया। नंबर 4, मुल्क में खिलाफ़े कुरान कोई कानून नाफिज नहीं किया जाएगा। नंबर 5, जिस कदर जल्द हो सके मुल्क से सूद का खात्मा किया जाए। ये थे 1956 के कुछ इस्लामी दस्तूर और इस्लामी दफ़ात जो कि बुनियाद हैं हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की, कि जिसमें एक सदर का मुसलमान होना, इस्लामी क़ानून होना। क़ानून तो है लेकिन कुरान और सुन्नत की पैरवी कोई नहीं करता। हमारे अदलिया, हमारा जो निज़ाम सियासत है और हमारी पार्लियामेंट है, हमारी जो असम्बली है, वहाँ पर सारे के सारे खिलाफ़ कुरान सुन्नत ही कानून पास होते हैं और कोई भी किताब सुन्नत के मुताबिक कोई बात नहीं करता है। और हाकमियत आला जो है वो अल्लाह को तस्लीम किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी बात मनवाई जाती है, जो दिल में आता है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1956 का आइन कैसे मंसूख हुआ। अब ये जो कानून था ये बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन कुछ नाम नहाद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान होने का दावा करते हैं और हकीकत के अंदर वो शैतान है और उनका कोई भी इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। उनको ये कानून पचता नहीं था कि इसमें चूँकि कुरान और हदीस है, तो लिहाजा उन्होंने बड़ी प्लानिंग के ज़रिए इस कानून को ख़त्म किया। तो किस तरह किया है? उन्नीस 1956 का आइन 9 साल की अनथक कोशिशों के बाद मंजूर किया गया, लेकिन सियासत दानों की बाहमी कशमकश जमहूरी
जमहूरियत अदारों की बेहिस्सी फौज और ब्यूरोक्रेसी की बेजा मुदाखलत की वजह से ज़्यादा देर न चल सका और सिर्फ 2 साल 7 माह तक नाफिज रहा। मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया और 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया। यानी मार्शल लॉ के ज़रिए इस कानून को और इस दस्तूर को जो है वो मनसूख कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कैसे किया? रियासत जम्मू कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में थे। वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते थे, लेकिन भारत की मिलीभगत से वादी कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। यानी वो मिलना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो अपने ज़ोर पर फ़ौज के ज़रिए उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। यूनियन कौंसिल और यूनियन कमेटी से क्या मुराद है? यूनियन कौंसिल पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियतों का इब्तदाई
इदारा है। इस इदारे को देही इलाकों में यूनियन कौंसिल और शहरी इलाकों में यूनियन कमेटी कहा जाता है। यूनियन कौंसिल के फ़राइज़ में शहरों और देहातों की सेहत सफाई, रोशनी का इंतज़ाम, मुसाफिर खानों का इंतज़ाम, पैदाइश और अमवात का रिकॉर्ड मुरतब करना शामिल है। तो ये हैं यूनियन कौंसिल के फ़राइज़। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के कोई से 5 नुकात तहरीर करें। निकाह को यूनियन कौंसिल में रजिस्टर कराना लाज़मी करार दिया गया। नंबर 2, पहली बीवी और यूनियन कौंसिल के चेयरमैन की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की ममानियत कर दी गई। नंबर 3, शादी के लिए लड़के की
उम्र कम से कम 18 साल और लड़की की उम्र 16 साल। मुकर्रर की गई। नेक्स्ट है नंबर 4, तलाक वगैरह की सूरत में मुद्दत इद्दत 90 दिन मुकर्रर की गई। नंबर 5, यतीम पोते को भी विरासत में हकदार तस्लीम कर लिया गया। तो ये बेटा 5 नकात हैं, इसको आप नोट कर लें। मुआशी तरक्की से क्या मुराद है? जवाब इसका है किसी मुल्क की पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामज़न होना मुआशी तरक्की कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, रोलट एक्ट पर कायदे-आज़म का मौक़िफ़ बयान कीजिए। कायदे-आज़म ने फरमाया
जो लोग अमन के ज़माने में काले कानून बनाते हैं वो कभी भी मुहज़्ज़ब कौम नहीं बन सकते। यानी कि जो अमन के ज़माने में जब हालात बड़े साज़गार हैं और बड़े ही अच्छे हालात हैं, और इन हालात में अगर कोई ऐसे कानून बनाता है जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, तो लिहाजा वो लोग जो ये कानून बनाने वाले होते हैं वो कभी भी नाअमन वाले हो सकते हैं और ना ही ये लोग मुहज़्ज़ब कहला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था और ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अयूब खान की ज़रई इस्लाहात के कोई 5 नुकात बयान करें। नंबर 1, कोई शख्स एक वक़्त में 500 एकड़ नहरी और 1000 बारानी ज़मीन से ज़्यादा का मालिक नहीं हो सकता। नंबर 2, ज़मींदार को हक दिया गया कि वो अपने ख़ानदान की औरतों और यतीम बच्चों को अपनी ज़मीन हिबा कर सकता है। नंबर 3, मुकर्ररा
हद से ज़्यादा मुकर्रर हद से ज़्यादा ज़मीन सरकारी तहवील में दे देंगे। नंबर 4, ज़राई इस्लाहात के तहत हद मलकियत से ज़ायद जागीरें बिला मुआवजा बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली गई। और आखिरी है फाजिल हुकूमत के कंट्रोल में आई। उनके जो फाजिल ज़मीन है, ठीक है, फाजिल जो बची हुई ज़मीन है कंट्रोल में आई। इसके मौरूसी मज़ारीन को मालिक करार दे दिया गया और गैर मालिक किसानों को हुकूमत से ज़मीन आसान किस्तों में ख़रीद सकते थे। जो गैर मालिक जो भी किसान हैं वो हुकूमत से ये जो ज़मीनें जो हुकूमत के पास एक्स्ट्रा आई थी उनको वो ख़रीद सकते हैं। तो ये बेटा टोटल हमारे 15 क्वेश्चन हैं और मैंने आपके सामने इसको लिख दिया है। आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। तहरीक जो अलीगढ़ थी, तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी, तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। सर सैयद अहमद ख़ान बरसगीर के पहले मुसलमान सियासी रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसगीर के मुसलमानों की तारीख़
का स्याह तरीन दिन शुरू हो गया। मुसलमान बहसीयत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हुए। इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। जब देखा उन्होंने कि अब मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, अब मुसलमानों के जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं, तो लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अज़म और ये तहरीक चलाई कि मुसलमानों को उनके हकूक़ ज़रूर दिए जाएंगे। तहरीक अलीगढ़ के मक़ासद, फिर उन्होंने एक तहरीक अलीगढ़ शुरू की। हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान एतमाद बहाल करना, चूँकि मुसलमान उस वक़्त के जो मुसलमान थे वो क़तई पसंद नहीं करते थे अंग्रेज़ों की हुकूमत और अंग्रेज़ों का जो कल्चर और उनकी जो तालीमी जो भी कार्रवाई थी, जो सिलसिला था, मुसलमान क़तई उसके मुखालिफ थे। तो लिहाजा मुसलमानों ने शुरू ही से इस तालीम को लेने से इनकार कर दिया। तो फिर हुकूमत की तरफ से सख्तियाँ भी आईं, बड़े मसाइल आए। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने ये एक अज़म बनाया कि ये जो मुसलमान हैं और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं उनको दोबारा सही रास्ते के ऊपर लाया जाए। मुसलमानान बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़िब करना, तो ये भी उन्होंने राग़िब किया ताकि मुसलमान उस वक़्त के उलूम सीखें और उनका मुकाबला कर सकें। कभी उनको उनसे बात करने का मौका आ जाए तो कहीं वो उनसे बात करने से महरूम ही न रह जाएं। तो लिहाजा उन्होंने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के अंदर ये चीज़ पैदा की जाए कि वो भी इस इल्म को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। नेक्स्ट है मुसलमान बरसगीर को सियासत से बाज रखना, कि वो सियासत ना करें इस मामले में, फ़िलहाल वक्ती तौर पर सियासत को छोड़ दें। सर सैयद अहमद ख़ान की सियासी, समाजी और तालीमी कारहाय नुमायाँ। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि मुसलमान तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया। 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी। आपने 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इस अदारे का फारिग तहसील था। यानी कि उन्होंने ये जो एक अमली तौर पर और तालीमी हवाले से जो कोशिश की कि मुसलमानों के अंदर तालीमी शऊर बेदार हो, ताकि वो जो वक़्त की ज़रूरत है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनका मुकाबला करें। रिसाला असबाब बगावत हिंद का इजरा। अब जो मुसलमानों के ऊपर जो अंग्रेज़ जुल्म कर रहे थे, तो उसकी वजह ये थी कि हिंदुओं की चापलूसी और हिंदुओं की मकारी, और उन्होंने जो अंग्रेज़ों को बहला फुसला कर ये कहा था, और उसके बाद फिर उन्होंने ये साबित किया कि आखिरकार ये जो बगावत हुई है ये क्यों हुई है आखिरकार, सारा उन्होंने उस रसाले के अंदर नोट किया। साला सबब बगावत हिंद में से सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत थी। इस रसाले में आपने 1857 की जंग आज़ादी की के हकीकी इसबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम न थी। मुसलमानान बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। यानी जो अंग्रेज़ों के अंदर जो मुसलमानों के हवाले से गलत फहमियाँ पाई जाती थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उन गलत फहमियों को दूर किया और सिर्फ ज़ुबानी नहीं बल्कि एक रसाले के ज़रिए उन्होंने ये सारा मवाद वहाँ पर इकट्ठा किया और ये साबित किया कि ये सिर्फ एक मकारी है हिंदुओं की तरफ से।
मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा। सैयद अहमद ख़ान सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल कराई कि वो पहले ज़ेवर तालीम से आरास्ता हों, फिर सियासत में हिस्सा लें। जाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ों के चाल और उनके मकर व फ़रेब की तरफ तो देख तो नहीं, वो किस तरह के मकर व फ़रेब करते हैं। मुसलमानों के जुदागाना तशख्खुद की तश्कील। सैयद अहमद ख़ान ने कारहाय नुमाया इनकी ज़िंदगी तक महदूद न थे, बल्कि इनकी शुरू की हुई तहरीक ने इनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई। तो ये बेटा यहाँ तक आपने कंप्लीट याद करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं से रोशनी डालें। याद रखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए गए हैं न्यू सिलेबस के मुताबिक, तो ये भी आपने इस बात का ख्याल रखना है और इस बात को याद भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आज़म के 14 नकात लिखिए। ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, कायद आज़म के 14 नकात। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बड़ा सा लिखा हुआ है, कायद आज़म के 14 नकात 1929 के अंदर इन्होंने लिया। कायद आज़म के 14 नकात 1929। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आपने 1929 में 14 नकात पर मुश्तमिल दर्ज झैल रहनुमा असूल पेश किए। नंबर 1, आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, यानी वफाकी हवाले से वो आइन होना चाहिए और उसमें ये भी होना चाहिए कि सूबों को सिर्फ वफाक का पाबंद नहीं होना चाहिए, बल्कि सूबे जो हैं वो ख़ुद मुख्तार होने चाहिए कि ख़ुद अपने मामले के अंदर वो फ़ैसला कर सकें। नेक्स्ट है, तमाम सूबों को एक ही उसूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। नेक्स्ट है, सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए, यानी कि ये नहीं हो कि जो हमारे अक़लियत हैं उनको हम नज़रअंदाज कर दें, उनको भी। आगे नंबर 4, मरकज़ी असम्बली में मुसलमान अरकान की तादाद 1/3 से कम न हो। अरकान जो मरकज़ी हमारी जो असम्बली है वहाँ पर मुसलमान 1/3 जो है वो होने चाहिए। जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरक़ा पर लागू होना चाहिए, अलबत्ता अगर कोई फ़िरक़ा चाहे तो अपनी मर्ज़ी से मखलूत तरीक़ा इंतखाब कबूल कर सकता है। नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल, शुमाली मगरबी सरहदी सूबा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। नंबर 7, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। नंबर 8, अगर कोई मुसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरक़े से मुताल्लिक़ हो और इस फ़िरक़े के 3/4 अरकान इस मसवदे के ख़िलाफ़ राय दें तो उसे नामंजूर समझा जाए। नंबर 9, सिंध को बम्बई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और शिमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानिंद इस्लाहात नाफज की जाएँ। नंबर 11, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। नंबर 12, मुसलमानों को मजहबी सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
नंबर 13, सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 14, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। यानी कि आइन, जब भी आइन में कोई भी थोड़ी बहुत तरमीम करनी है, तरद्दो बदल करना है, तो उसमें मुसलमानों से पूछे बगैर किसी किस्म का कोई जो रद्दो बदल वाला मामला है उसको ना किया जाए। तो ये बेटा ये 14 नकात वाला क्वेश्चन ये आपने याद करना है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं कि सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। बेटा क्वेश्चन तकरीबन वही हैं, बस क्वेश्चन के अल्फाज थोड़े बहुत चेंज किए हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क़याम पाकिस्तान में सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से किरदार बयान कीजिए। जवाब, क़याम पाकिस्तान के सिलसिले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी और आइनी किरदार। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। आपकी सियासत में दिलचस्पी इस वक्त हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आपने सियासत का आगाज़ कांग्रेस में शामिल होकर किया। उस वक्त आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता था। आप तो शुरू में तो इस इत्तेहाद के, ताकि ये दोनों अक़वाम यहाँ पर मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तमाम तहरीकें चला सकें और आज़ादी हासिल कर सकें। तो ये शुरू में अल्लामा ये जो इकबाल से पहले कायद आज़म जो थे वो इस बात के ज़बरदस्त हामी थे। मिंटो मार्ले इस्लाहात में किरदार। हिंदुस्तान में 1909 में मिंटो मार्ले इस्लाहात का नफाद हुआ। वाइसराय हिंद की कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। बम्बई में मुसलमानों ने इसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। आगे कायद आज़म की मुदब्बराना सियासत। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए हुकूमती खुद इख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया। आपकी मुदब्बराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ हिला कर रख दी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बायस आप रहमतुल्लाह अलैह ने 1920 में कांग्रेस से अलहदी इख्तियार कर लिया। आपने जब देख लिया कि कांग्रेस जस्ट अपने मकसद के लिए है, हिंदुओं के हकूक़ के लिए है, तो लिहाजा उन्होंने इससे बिल्कुल अलहदी कर ली। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दिसंबर 1916 में लखनऊ में एक साथ अपने अपने सालाना जलसे करने पर रजामंद होगी। मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम कोई इनाम या रियायत नहीं चाहते और ना किसी इम्तियाजी सियासी सलूक के आरज़ूमंद हैं। इस मकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीख़ी मुआहदा किया जिसे मिसाक लखनऊ कहते हैं। इसी मुकाम पर उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया। आगे है रोलर एक्ट की मुखालफत। हुकूमत बरतानिया ने 1919 में रोलर एक्ट मंजूर किया। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। यानी कि इतना ये गलत और गंदा असूल था कि किसी को वारंट जारी किए बगैर उसको पकड़ लिया जाए, तो ये कानून था। इस कानून के तहत मुल्ज़म को सफाई का मौका दिए बगैर खुफिया मुकदमा चलाया जा सकता था। कायद आज़म ने इस मुसवदा कानून को मुस्तरद करते हुए उसे गैर आइनी करार दिया और एहतजाजन वायसराय हिंद की कौंसिल से मुस्तफ़ी हो गए। इस मौका पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माने अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कहलाने का कोई हक़ रखती
कोई हक नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है वज़ीर उमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। फिर कायद आज़म ने क्या किया? कायद आज़म की 14 नुकात, फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में पर मशहूर 14 नुकात पेश किए। कायद आज़म की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ये सारे के सारे वो मराहिल हैं कि जो एक आइनी हवाले से, कानूनी हवाले से जो मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए उन्होंने जो कोशिश की। बरसगीर की सियासी सूरत हाल पर 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से 1930 से 1932 तक लंदन में हुई। कायद आज़म ने पहले 2 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। मुस्लिम लीग की सदारत। कायद आज़म मोहम्मद जना 1934 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल और दूसरे सरकर्दा मुस्लिम लीग के रहनुमा के इस्तिफ़सार पर इंग्लिस्तान से वापस आ गए। उनको मुस्लिम लीग की सदारत सौंप दी गई। आपने दिन रात एक करके मुसलमानों को एक परचम तले जमा किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कायद आज़म की तहरीक। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्सा को कायद आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936-37 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। आगे है लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इनेकाद पज़ीर हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक अलग खित्ता की ज़रूरत है जिसमें वो अपनी अक्सरियत के बलबूते पर अपनी ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। इस जलसा की सदारत कायद आज़म मोहम्मद जना ने की। मुस्लिम लीग की 1945-46 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी। मुस्लिम लीग ने 1945-46 के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करके अंग्रेज़ों और हिंदुओं पर वादा कर दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। इन इंतखाबात में आप रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुस्लिम लीग ने मरकज़ में 100% और सूबाई असम्बली में 90% कामयाबी हासिल की थे। एक जानिब व मुस्लिम लीग के अल्लाह के शदाई मुकाबले कांग्रेस के जाहो मनसब की तमन्नाई। काबीना मिशन की तजावीज़ की मुखालफत। आपने काबीना मिशन की तजावीज़ का, जिनके तहत अंग्रेज़ का कांग्रेस को इक़्तिदार हुकूमत देना चाहते थे, डट कर मुकाबला किया और हिंदुओं की हर चाल को नाकाम बना दिया। इस मिशन को बिलाखिर तस्लीम करना पड़ा। मुस्लिम लीग को किसी सूरत में अंदाज नहीं किया जाता। यानी कि कोई भी चीज़ चूँकि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी ये मुस्लिम लीग, तो इसको पूछे बगैर कोई कानून पास नहीं किया जा सकता, कोई ओहदे किसी दूसरी जमात के सुपुर्द नहीं किए जा सकते। चूँकि मुसलमान भी तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे, तो लिहाजा इस मिशन को भी तस्लीम करना पड़ा कि मुस्लिम लीग को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। फिर क्या हुआ? 14 अगस्त के पहले पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमारे वजूद में आ गया। 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने इस नई आरज़ू और ख़ुद मुख्तार रियासत के पहले गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठाया। तो ये बेटा यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाले इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें।
यानी कि जब पाकिस्तान बना तो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले जो मुश्किल थी वो कानून साजी थी, ठीक है, पाकिस्तान की बताई कि पाकिस्तान के वक्त अमूर सल्तनत को चलाने के लिए कोई आइन मौजूद न था, लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही को बाद तरमीम के साथ नाफज किया गया। चूँकि यह आइन नो आज़ाद ममलकत के तकाज़ों और उमंगों के मुताबिक न था, इसलिए इस जगह कौमी एहसास से हम आइन बना दिया गया, जिसके तहत वफाकी निज़ाम राइज किया गया। 10 अगस्त 1947 को बुरी आइन के तहत आइन साद असम्बली का इजलास बुलाया गया। ये असम्बली आइन सादी के अलावा मरकज़ी पार्लियामेंट का किरदार भी अदा कर रही थी। अब रेड गल्फ पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वायसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए। एक अंग्रेज़ कानूनदान मिस्टर रेड गल्फ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। फ़रीक़ैन के माबैन इख्तिलाफ़ात की सूरत में उसे सालसी फ़ैसला करने का भी इख्तियार किया गया। रेड गल्फ अवार्ड में सरहदों के बारे में किया गया ऐलान इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंट बैटन और रेड गल्फ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती को पेश नज़र रखा और पाकिस्तान से मुल्हिका मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का ये कौन सी जगह की थी? गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक उसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो रेड गल्फ था उसकी गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से ये भी बड़ा मसला हो गया हुआ था। आगे है मुहाजिरीन की आबाद का। अब जो लोग कश्मीर से हिजरत करके और इंडिया से हिजरत करके जो पाकिस्तान आ रहे थे, अब उनके लिए तो बड़े मसाइल थे, तो उनको कहाँ आबाद करना था, उनके लिए कोई खाने पीने का बंदोबस्त, रिहाइश वगैरह, तो ये बहुत एक मुश्किल प्रोसेस था। आज़ादी हिंद और कैम पाकिस्तान के वक्त कहीं से भी ये बात न थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। ये बात तो ये थी कि मुसलमान अक्सरियत के इलाके पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिनमें अक़लियतें अपनी पूरी आज़ादी के साथ सबज़ परचम के साए तले रह सकेंगे। तो ये एक बड़ा मसला बन गया हुआ था कि जो मुहाजिरीन हैं वो किस तरह रह सकें। तो जो मुहाजिर हिजरत करके पाकिस्तान आए तो उनकी आबादी के लिए बड़ी एक दुश्वारी का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है इंतज़ामी मामलात। क्या में पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकज़ी दफ़ातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली किराए की मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आरज़ी दफ़ातर कायम किए गए ताकि उदरा को अच्छी बुनियादी दफ्तर सहूलत मैसर न थी। तो ये एक इंतज़ामी मुश्किलात थी। और उसके बाद नज़्म नस्क है, ये इसके कुछ इंतज़ामी मामलात में कुछ ये पॉइंट हैं। एक नज़्म नस्क था। नज़्म नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजुर्बाकार अमला मौजूद ना था। नेक्स्ट है मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साज़ो-सामान। मरकज़ी हुकूमत का रिकॉर्ड और साज़ो-सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदू और सिख फसादियों ने मिलने रेल की वो पटरियां ही उखाड़ दी थी जिन पर चलकर रेल गाड़ी को पाकिस्तान पहुंचना था। सरकारी मुलाजमीन और रिहाइश की अदम दस्तयाबी। भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों ने मुसलमानों को जिहाद किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुँचे में कामयाब हो गए, इनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त न था, मगर इन लोगों ने हिम्मत न हारी, हौसलामंदी का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम तर इंतज़ामी सलाहियतें कौम के लिए वक़्फ़ कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। आगे है मुआशी मुश्किलात।
आपको पता है जब पाकिस्तान बना था माइशत तो चूँकि बिल्कुल ही नहीं थी, तो इस हवाले से भी बड़ी परेशानी हुई क्योंकि पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को माशी मसाइल भी दरपेश थे। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादा इलाके पसमानदा थे, नकल व हमल और मवासलात की सहूलतें भी नाकाफ़ी थी। तो ये बेटा ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 तो ये ऑप्शनल होते हैं। इसमें से आप अगर इन पॉइंट को भी याद कर लें तो आपके लिए काफ़ी है। इसमें अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझ कर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा, यहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने के लिए तैयार न थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में तकसीम के वक्त कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। बैंकों की तकसीम, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बैंकों की कुल शाखें 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाखें आईं। असासों की तकसीम, भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया। वो हील बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज़ां थे। आगे फ़ौजी असासों की तकसीम है कि असासों की तकसीम बरसगीर के बाद फ़ौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम न लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया कि 3 जून 1947 के मनसूबे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के तमाम फ़ौजी असासे 64% से 36% के तनासब से तकसीम कर दिए जाएंगे। ठीक है। आगे है ज़री इस्तिलाहात। ये मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल होते हैं आप लोगों के लिए। ज़री मुश्किलात, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है जहाँ नहरी आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं। तकसीम हिंद के वक्त दरियाओं और नहरों पर आम हेडवर्क्स भी भारत के हवाले कर दिए गए, जिसके नतीजे में हमारी नहरों का कंट्रोल भारत के पास चला गया। पाकिस्तान को पानी की फराहमी में रुकावट, पाकिस्तान ने अप्रैल 1948 में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए फ़िरोज़पुर और माधोपुर हेडवर्क्स से पाकिस्तान को पानी की फराहमी रोक दी। इस साजिश का मकसद पाकिस्तान के ज़रिए इलाके को बंजर करना, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करना था। अभी सिंताज माहिदा, दोनों मुल्क ममालिक के दरमियान सिंताज माहिदा 1960 के तहत पाकिस्तान की तकसीम का मसला हल हुआ। तक 3 दरिया रावी, सतलुज, ब्यास भारत को और दूसरे 3 दरिया सिंध, झेलम, चनाब पाकिस्तान को मिल गए। सियासी मुश्किलात, क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों जो ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, इनमें मनावर, देर, स्वात, जूनागढ़ वगैरह शामिल थी। रियासतों का इल्हाक, भारत को इन रियासतों का इल्हाक पसंद न आया और उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्जा कर लिया। रियासत जम्मू कश्मीर पर कब्जा, भारत ने इस तरह रियासत कश्मीर पर भी 1947 में के आखिर में कब्जा कर लिया। कश्मीर अवाम पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहती थी। इसी गोमगो की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। हैदराबाद दक्कन पर कब्जा, कायद-ए-आज़म की वफ़ात पर जब पाकिस्तान को गम की ननिहाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद दक्कन पर कब्जा कर लिया। इस तरह कदम ब कदम भारत पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ सरगर्म रहा। तो ये बेटा ये इब्तदाई मुश्किलात थी जब पाकिस्तान बना। तो हमेशा हर वक्त भारत ने मुसलमानों यानी कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने और पाकिस्तान को हर हवाले से परेशान करने की कोशिश की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।